हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी का लेक्चर नंबर 6 है और आज की इस वीडियो में हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं। अगर हम हार्डवेयर की बात करें और इसको सिंपल शब्दों में समझें तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वह सभी भौतिक पार्ट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वह सभी हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया या फिर मदरबोर्ड हो गया, एसएसडी हो गया, यानी कि ये जो भी पार्ट होते हैं ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर डिफिनेशन में बताई गई है कि कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट को हार्डवेयर कहा जाता है। फिजिकल कंपोनेंट यानी कि भौतिक पार्ट जो होते हैं उनको हार्डवेयर कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर के वह पार्ट जिन्हें हम टच कर सकते हैं वह सभी हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटर में कई अलग अलग प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं। जो हमारा कंप्यूटर होता है इसमें हमारे कई प्रकार के हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, यानी कि हार्डवेयर हमारे होते हैं और उन सभी कंपोनेंट को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। यानी कि जो हमारा हार्डवेयर होता है जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गए, रैम हो गया या फिर हमारा सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, जो भी हमारे हार्डवेयर हैं इन सभी हार्डवेयर को हम मदरबोर्ड के साथ जोड़ते हैं। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर हो गया जिसको हम सीपीयू के नाम से जानते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। यहाँ पर जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं उन सभी को मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हार्डवेयर क्या होते हैं। हार्डवेयर हमारे फिजिकल कंपोनेंट होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, वह सभी हमारे हार्डवेयर ही कहलाते हैं। नीचे यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताया गया है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं उनको 4 भागों में बांटा गया है, जो नीचे आईपोस चार्ट में बताया गया है। जैसे कि हमारा इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया, यानी कि 4 कैटेगरी में हमारे हार्डवेयर होते हैं। जैसे इनपुट में हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस, स्कैनर, लाइट पेन, ओसीआर, ये सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। फिर यहाँ पर प्रोसेस यानी कि जो प्रोसेसिंग वाले हार्डवेयर होते हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर यानी कि सीपीयू, ये भी हमारा हार्डवेयर है लेकिन ये प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। रैम रोम है तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइस, लेकिन ये प्रोसेसिंग के टाइम वर्क करती हैं, यानी कि जब हमारे कंप्यूटर में कोई भी डाटा प्रोसेस होता है तब वहाँ पर रैम और रोम में हमारा डाटा स्टोर होता है। फिर यहाँ पर मदरबोर्ड भी हमारा एक प्रकार का हार्डवेयर है और ये भी हमारा प्रोसेस की कैटेगरी में आता है। फिर यहाँ पर दिया है आउटपुट, यानी कि जो आउटपुट हार्डवेयर होते हैं जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर, हेडफोन, ये सभी हमारे आउटपुट की कैटेगरी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टोरेज, यानी कि जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं, ये भी हमारे हार्डवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं। जैसे कि हमारा फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, बीआरडी, पेन ड्राइव, ये सारे हमारे हार्डवेयर ही होते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे हार्डवेयर के बारे में कि हार्डवेयर क्या होते हैं और ये कितने कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इनपुट के बारे में जानते हैं कि इनपुट हार्डवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं और जो इनपुट डिवाइस होती हैं वो भी कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। अगर बात करें इनपुट डिवाइस की तो जो इनपुट डिवाइस होती हैं इनके माध्यम से हम कंप्यूटर में बाहर का डाटा अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो पहले हम इनपुट डिवाइस को सिंपल शब्दों में समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात करें तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में बाहर का डाटा कंप्यूटर के अंदर ले जाते हैं। जैसे कि हमें कोई भी बाहरी डाटा अगर कंप्यूटर के अंदर ले जाना हो या फिर कोई भी हमें कंप्यूटर में काम करना है तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो वही हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं। जैसे कि हमें किसी भी प्रकार की अगर टाइपिंग करनी है तो हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। अगर हमें माउस की सहायता से हम कंप्यूटर को कोई भी निर्देश देना हो तो हम माउस का यूज करेंगे, जो हमारा पॉइंटर डिवाइस होता है और वो भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस हो गया। या फिर अगर हम बोल करके कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा रिकॉर्ड करना चाहें तो हम माइक का यूज करते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल शब्दों में समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। अब यहाँ पर नीचे डिफिनेशन दी गई है, इसको हम पढ़ लेते हैं तब और आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। इनपुट डिवाइस एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम डेटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। इनपुट डिवाइस हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। कंप्यूटर में उपयोग होने वाले कई तरह के इनपुट डिवाइस का उपयोग होता है जिनका प्रयोग हम कई अलग अलग तरह से इनपुट देने के लिए करते हैं।
तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइसें क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस की सहायता से हम डाटा या निर्देश कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, फिर जो इनपुट डिवाइसों के माध्यम से हमारा डाटा होगा वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाती हैं, जो इनपुट डिवाइसें होती हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला मुख्य इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड होता है, जिसका प्रयोग निर्देशों को टाइप करके देने के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर इनपुट डिवाइस के बारे में समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस के माध्यम से हमें अगर किसी भी प्रकार का डाटा कंप्यूटर के अंदर फीड करना हो या डालना हो तो हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से करते हैं, और इनपुट डिवाइस के माध्यम से दिया गया डाटा हमारा कंप्यूटर के अंदर आता है। मतलब फिर यहाँ पर हम देखते हैं इनपुट डिवाइस के बारे में। जो भी हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड भी हमारा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसमें यूजर की मदद से कंप्यूटर को कमांड देता है। यहाँ पर जो बटन्स होती हैं इनकी सहायता से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं, जैसे कि लेटर्स, नंबर्स, कैरेक्टर, फंक्शन की जैसे मौजूद होती हैं, जिन्हें प्रेस करके यूजर कंप्यूटर को कमांड देता है, और यह सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली इनपुट डिवाइस होती है। और एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 101 से लेकर 105 तक की हमारी बटन्स होती हैं, यानी कि की होती हैं, और मल्टीमीडिया कीबोर्ड में इससे अधिक बटन होती हैं। यानी कि जो हमारे स्टैंडर्ड कीबोर्ड होते हैं उसमें 101 से लेकर 105 तक बटन होती हैं, लेकिन जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड होते हैं उसमें 101 से लेकर 105 से अधिक बटन्स होती हैं। तो आप लोग यहाँ पर कीबोर्ड के बारे में समझ गए होंगे। कीबोर्ड हमारी सबसे पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद यहाँ पर हम माउस के बारे में बात कर लेते हैं। जो माउस है ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, यानी कि माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के तहत कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया जाता है। माउस में 3 प्रकार की बटन्स होती हैं, एक लेफ्ट होती है, राइट और स्क्रॉल बटन होती है, जिनका प्रयोग इनपुट देने के लिए किया जाता है। यह डिवाइस वायरलेस तकनीक की मदद से कंप्यूटर में कनेक्ट हो सकते हैं। यानी कि जो हमारा माउस होता है यह वायर और वायरलेस दोनों के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। माउस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्टिकल माउस हो गया, वायरलेस हो गया, ट्रैकबॉल, या 3 प्रकार के माउस हैं। और नीचे यहाँ पर इनके बारे में डिफिनेशन दिया गया है, और आप लोग इसको पढ़कर आसानी से समझ सकते हो कि ऑप्टिकल माउस क्या होते हैं, वायरलेस माउस क्या होते हैं, ट्रैकबॉल माउस क्या होते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और आप लोगों के पास नोट्स हैं, आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर नीचे है जॉयस्टिक, यानी कि जॉयस्टिक जो है ये भी हमारी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग गेमिंग में किया जाता है। यानी कि जॉयस्टिक जो होती है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, और इसका सबसे ज़्यादा यूज गेमिंग के क्षेत्र में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है स्कैनर। जो स्कैनर है ये भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। स्कैनर की सहायता से हम अपने डाटा को स्कैन करके कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी भी प्रकार का अगर फिजिकल फॉर्मेट में डाटा है, अगर हम उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाना चाहते हैं, यानी कि कंप्यूटर में सेंड करना चाहते हैं, तो स्कैनर की सहायता से उस डाटा को हम स्कैन कर लेंगे, और जो भी हमारा डाटा होगा वो डिजिटल फॉर्मेट में हमारा डाटा कंप्यूटर के अंदर आ जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी कंप्यूटर शॉप पर जाते हैं, यानी कि फोटोकॉपी करवाना हो, या फिर हमारा जो फोटो हम फोटो की मदद से एक फोटो बनवाना चाहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, स्कैनर की सहायता से ही डाटा को स्कैन कर लिया जाता है और वो कंप्यूटर में आ जाता है, और उस पर जो भी हमें एडिटिंग वगैरह करनी हो हम आराम से कर सकते हैं। तो स्कैनर के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर हमारा नेक्स्ट है OMR। OMR भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है, और इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR का उपयोग परीक्षाओं की कॉपी जांचने के लिए, या फिर किसी प्रकार का सर्वे, इसी तरीके की अन्य डाटा की जांच करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग एक मशीन देख पा रहे होंगे, ये हमारी एक OMR मशीन होती है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम OMR बेस्ड एग्जाम देते हैं, तो वहाँ पर जो हम एग्जाम देते हैं उस तरीके की कॉपी को जांचने के लिए OMR मशीन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि OMR क्या होता है। OMR भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, और इसका फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है MICR। MICR भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये हमारा MICR का फुल फॉर्म है, और यहाँ पर आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। जो हमारी MICR होती है यह एक प्रकार की एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल कागजी दस्तावेजों को जांचने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बैंकों और संगठनों के चेक की जानकारी निकालने के लिए किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो चेक होती हैं उनको जांचने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है कि हमारी चेक सही है, लोकल तो नहीं, इसी को जांचने के लिए MICR का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पर लाइट पेन हो गया। लाइट पेन भी एक प्रकार के इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल टच स्क्रीन कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग,
टेक्स्ट मैसेजिंग आदि करने के लिए हम लाइट पेन का यूज करते हैं। यहाँ पर हर डिवाइस की डिफिनेशन दी गई है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है BCR यानी कि बारकोड रीडर। तो बारकोड रीडर भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है और इसको तो आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास किसी भी प्रकार का बारकोड हो, यानी कि बारकोड में छिपी जो भी जानकारी होती है उसको निकालने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मॉल वगैरह में किया जाता है, जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके प्राइस मूल्य के बारे में पता करना हो गया, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पता करना कि इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका प्राइस क्या है। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है और इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मॉल वगैरह में किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके माध्यम से भी हम अपने कंप्यूटर में डाटा रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इनपुट डिवाइस क्या है और कंप्यूटर में इनका यूज किस लिए किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में कि आउटपुट डिवाइस क्या है और इनका यूज कंप्यूटर में क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने इनपुट डिवाइस के बारे में अच्छे से समझा होगा तो यहाँ पर आप लोग आउटपुट डिवाइस के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस, तो यहाँ पर पहले हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं। अगर हम आउटपुट डिवाइस को सिंपल शब्दों में समझें तो आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होती हैं कि जिनके माध्यम से डाटा हमको मिलता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस से होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को मॉनिटर दिखाई दे रहा होगा, तो मॉनिटर में क्या होता है, डाटा हमको दिखाई देता है, यानी कि कंप्यूटर से डाटा बाहर की तरफ आता है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। जैसे कि मान लीजिए हम जब कोई भी वीडियो देखते हैं या फिर किसी भी प्रकार के हम सॉन्ग सुनते हैं, तो जो वीडियो हमको दिखाई देता है वो हमारी आउटपुट डिवाइस होती हैं। या फिर आप लोगों ने स्पीकर देखा होगा, तो स्पीकर से क्या होती है, ध्वनि हमारी बाहर की तरफ निकलती है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस हुआ। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि जिन डिवाइसों के माध्यम से डाटा बाहर की तरफ आता है वो सभी हमारी आउटपुट डिवाइसें होती हैं। और यहाँ पर डिफिनेशन में बताया गया है कि आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होती हैं जो कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करके उस डेटा को टेक्स्ट, वीडियो और ऑडियो के फॉर्म में बदल देते हैं। आउटपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस का उल्टा होता है। इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को डाटा भेजा जाता है, जबकि आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डेटा को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। जैसे हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सारे हमारे आउटपुट डिवाइसें होती हैं। फिर यहाँ पर मॉनिटर क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर का प्रमुख आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि जो कीबोर्ड होता है ये हमारा कंप्यूटर का प्रमुख इनपुट डिवाइस होता है, उसी तरीके से जो मॉनिटर है, मॉनिटर भी हमारा एक प्रकार का प्रमुख आउटपुट होता है। इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी कि बीडीयू के नाम से जानते हैं। यह एक टीवी की तरह होता है। मॉनिटर का कार्य यूजर के द्वारा दिए गए इनपुट को प्रदर्शित करना होता है, यानी कि जब हम किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, यानी कि किसी भी फॉर्मेट में डाटा हम इनपुट करते हैं, तो जो भी डाटा हम इनपुट करेंगे कंप्यूटर के अंदर वो सारा डाटा हमको मॉनिटर पर ही दिखाई देता है। तो यहाँ पर आप लोग मॉनिटर के बारे में भी समझ गए होंगे कि मॉनिटर हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। फिर यहाँ पर बताया गया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर, यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर मॉनिटर के प्रकार में जैसे कि हमारा CRT कैथोड रे ट्यूब, ये एक प्रकार का मॉनिटर होता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये भी एक प्रकार का मॉनिटर है। LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये भी एक प्रकार का हमारा मॉनिटर होता है। और इन सभी के डिफिनेशन आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास इसके PDF नोट्स दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा प्रिंटर। प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है और इसके नाम से ही पता चल गया होगा कि प्रिंटर क्या है। तो प्रिंटर कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है। यह हमारे डिजिटल फाइल जैसे टेक्स्ट और इमेज को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करने का काम करता है। इस प्रिंट आउट को हार्ड कॉपी के रूप में जाना जाता है, जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर हमारे पास किसी भी डिजिटल फॉर्मेट में डाटा हो, चाहे हमारे पास किसी भी प्रकार की PDF हो या कोई हमारे पास इमेज हो, इन सभी को अगर हमें हार्ड कॉपी के रूप में निकालना है तो हम प्रिंटर का ही यूज करते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर PDF जो पढ़ रहे होंगे, यानी कि हमारे माध्यम से जो भी PDF प्रोवाइड कराई गई है, ये क्या है, ये भी एक प्रकार की सॉफ्ट कॉपी है, क्योंकि इसको हम केवल पढ़ सकते हैं बल्कि छू नहीं सकते, यानी कि हमारी क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। अगर हम इसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए क्या करेंगे, इसी PDF को हम प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कर लें और हमारे पास हार्ड कॉपी
इन नोट्स की आ जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि प्रिंटर क्या होते हैं और हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी क्या होती हैं। तो हार्ड कॉपी वही होती हैं जिनको हम छू सकते हैं, वह हार्ड कॉपी हो गई। और अभी यहाँ पर जो आप लोग PDF देख पा रहे होंगे ये हमारी सॉफ्ट कॉपी है। फिर यहाँ पर दिया गया जो प्रिंटर टाइप्स ऑफ प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब यहाँ पर प्रिंटर का एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, यानी कि प्रिंटर जो है दो प्रकार के हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया और एक हमारा हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गया, डिजी व्हेल प्रिंटर हो गया और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत हमारा इंकजेट प्रिंटर आता है और लेजर प्रिंटर आता है। तो यहाँ पर ये प्रिंटर के प्रकार हैं। प्रिंटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में भी बताया गया है। और यहाँ पर जो हमारे इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, यानी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर हैं ये कई प्रकार के होते हैं, नीचे यहाँ पर बताया गया है और आप लोग इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा प्लॉटर। जो प्लॉटर होता है, प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर की सहायता से अगर हमें किसी भी प्रकार के बैनर या पोस्टर को प्रिंट करना हो तो हम प्लॉटर का ही यूज करते हैं। प्लॉटर जो होता है, प्लॉटर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक है हमारा ड्रम पेन प्लॉटर और दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो यहाँ पर हमारे प्लॉटर के प्रकार दिए गए हैं और प्लॉटर क्या होते हैं। तो प्लॉटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। इसकी सहायता से अगर मैं किसी भी प्रकार के बैनर प्रिंट करने हों या फिर किसी भी प्रकार के पोस्टर प्रिंट करने हों तो हम प्लॉटर का ही यूज करते हैं, इसीलिए इसको आउटपुट की कैटेगरी में रखा गया है। फिर यहाँ पर प्रोजेक्टर दिया गया है, स्पीकर दिया गया है, हेडफोन दिए गए हैं। इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोजेक्टर क्या होते हैं, स्पीकर क्या होते हैं और हेडफोन क्या होते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइस ही होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज के बारे में कि कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज क्या होती हैं। वैसे तो आप लोगों को मेमोरी और स्टोरेज के बारे में पता ही होगा, क्योंकि जब हमें किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करना होता है, यानी कि रखना होता है, तो वहाँ पर हम मेमोरी का ही यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी होती हैं, कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता। अगर जो हमारा कंप्यूटर है इसमें हम मेमोरी को ही नहीं यूज करेंगे तो कंप्यूटर मेमोरी के बिना काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। या फिर हमें किसी भी प्रकार का अगर कंप्यूटर में डाटा रखना है तो हम अपने कंप्यूटर में डेटा नहीं रख सकते, और इसीलिए कंप्यूटर में मेमोरी हमारी यूज की जाती हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, मेमोरी का काम हम अपने कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। बिना मेमोरी के कंप्यूटर काम नहीं करता है। जिस प्रकार मनुष्य डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार कंप्यूटर डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का इस्तेमाल करता है। और कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम सेल कहते हैं। यानी कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है ये छोटे छोटे हिस्सों में होती है जिनको सेल कहा जाता है, और इन सेल में डेटा बाइनरी यानी कि 0-1 के रूप में स्टोर होता है। जो कंप्यूटर में मेमोरी होती हैं और इसमें जो भी डाटा हमारा स्टोर होता है ये 0 और 1 के फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, यानी कि जिसको हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। कंप्यूटर बाइनरी नंबर में ही हमारा डाटा स्टोर करता है मेमोरी स्टोरेज में। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि मेमोरी स्टोरेज क्या होती हैं। डाटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो मेमोरी स्टोरेज होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसको हम मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं या फिर इसको मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम सहायक मेमोरी या फिर द्वितीयक मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्राइमरी मेमोरी की कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती हैं। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी यानी कि मुख्य मेमोरी होती है जो आमतौर पर उस प्रकार के डेटा अथवा प्रोग्राम को स्टोर करती है जिसे वर्तमान समय में प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा प्रोसेस किया जा रहा हो। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं तो प्राइमरी मेमोरी में हम उस तरीके के डाटा को स्टोर करते हैं या फिर प्राइमरी मेमोरी में हमारा वो डाटा स्टोर होता है प्रेजेंट टाइम में जो प्रोसेसिंग के वक्त डाटा यूज होता है वही डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। और ये मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों तरीके की होती हैं।
प्राइमरी मेमोरी में मौजूद डाटा को सीपीयू बहुत तेज़ी से रीड करता है, क्योंकि यह मेन सर्किट बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड में सीपीयू के बहुत करीब स्थित होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी हमारी सीपीयू के बहुत नज़दीक होती है, इसीलिए प्रोसेसिंग किया जाने वाला डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी से सीपीयू बहुत ही फास्ट डाटा रिसीव करती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी मेन सर्किट बोर्ड जिसको मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं, मदरबोर्ड सीपीयू के बहुत करीब होता है। प्राइमरी मेमोरी को इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज भी कहा जाता है। ये मेमोरी आमतौर पर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाई गई होती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज के मुकाबले काफ़ी अधिक महंगी होती हैं। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकते, यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी हैं, अगर हमारे कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी नहीं होंगी तो हमारा कंप्यूटर वर्क ही नहीं करेगा। एक तौर पर अगर समझ लें, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, अगर सेकेंडरी मेमोरी हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा कंप्यूटर एक बार स्टार्ट हो सकता है। लेकिन जो प्राइमरी मेमोरी, अगर प्राइमरी मेमोरी ही नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जब होती हैं तभी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है और प्रोसेसिंग के टाइम जो भी डाटा यूज होता है वो सारा डाटा हमारा प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। और प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले महंगी आती हैं और सेकेंडरी मेमोरी जो होती हैं हमारी सस्ती होती हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं प्राइमरी मेमोरी के प्रकार के बारे में। तो जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं ये हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है रैम, दूसरी होती है रोम और तीसरी होती है कैश यानी कि कैश मेमोरी। तो इसमें से सबसे फास्ट जो होती है हमारी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी बहुत ही फास्टली वर्क करती है। और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम जो होता है, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रैम मेमोरी के बारे में जानते हैं। आप लोग यहाँ पर इमेज देख पा रहे होंगे, जो ये है ये हमारी क्या होती है, रैम मेमोरी होती है। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर होता है, यानी कि रैम मेमोरी में जो भी हमारा डाटा होता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ही इस मेमोरी में डाटा स्टोर होता है। यानी कि प्रोसेसिंग के टाइम जो भी डाटा हमारा रहेगा और जब तक कंप्यूटर हमारा स्टार्ट रहेगा तो वो डाटा रैम मेमोरी में तब तक ही रहता है। अगर हम अपने सिस्टम को बंद कर देंगे, शट डाउन कर देंगे, तो डाटा हमारा क्या होगा, हट जाएगा। प्रेजेंट टाइम में आप लोग मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी PDF ओपन है, ये ओपन है यानी कि इस पर अभी प्रोसेसिंग हो रही है। तो ये जो डाटा होगा ये हमारा रैम मेमोरी में ही बंद है। अगर हम PDF को ओपन रखें और अपने सिस्टम को बंद कर दें तो दोबारा जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये PDF हमारी ओपन नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और समझ लीजिए, मान लीजिए कंप्यूटर में आप एक वीडियो देख रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हैं वो प्रेजेंट टाइम में क्या है, प्रोसेसिंग हो रहा है उस वीडियो पर। तो वहाँ पर जो प्रोसेसिंग हो रहा है तो वीडियो हमारा रैम मेमोरी में है। अगर हम वीडियो को बंद ना करें और कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाए, तो जब कंप्यूटर हमारा शट डाउन हो जाएगा तो जो रैम मेमोरी में डाटा होगा वो भी हमारा मिट जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कंप्यूटर पर जब हम लोग काम करते हैं और अचानक से कंप्यूटर हमारा बंद हो जाता है तो जो भी हमारा काम होता है और दोबारा जब हम सिस्टम को ओपन करते हैं तो हमारा वर्क नहीं मिलता है, यानी कि उससे हमें फिर से ओपन करना होगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि प्रोसेसिंग के टाइम जो भी डाटा होता है वो हमारा रैम मेमोरी में ही होता है। और रैम मेमोरी का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डाटा अपने आप डिलीट हो जाता है, इसीलिए इसे वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर रैम में मौजूद डेटा को तेज गति के साथ एक्सेस करता है, जिसके कारण कंप्यूटर तेजी से कार्य को पूरा कर सकता है। यानी कि रैम मेमोरी में जो डाटा होता है प्रोसेसिंग के टाइम, इसको CPU बहुत ही जल्दी एक्सेस करता है, इसीलिए कंप्यूटर थोड़ा फास्टली काम करता है। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग होने लगता है। तो हैंग होने का मतलब यही होता है कि हमारी रैम जो होती है दिक्कत करती होगी, इसीलिए हमारा कंप्यूटर फंस के वर्क करता है। और जो रैम होती है ये भी हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है यस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से
जानते हैं, और एक होती है डी रैम जिसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे फुल फॉर्म याद रख लेने हैं, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रोम। तो जो रोम होता है ये भी हमारी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होता है कि इसमें जो डाटा स्टोर होता है, अगर हमारा कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो जाएगा तो रोम मेमोरी का डाटा हमारा इरेज नहीं होता, यानी कि डिलीट नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारी रोम होती है, जिसका मतलब यह होता है कि हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रोम में मौजूद डाटा डिलीट नहीं होता और इस मेमोरी में डेटा को परमानेंटली स्टोर किया जाता है, लेकिन रैम में हम ऐसा नहीं कर सकते। ये भी हमारी 3 प्रकार की होती है। यहाँ पर पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो ईईपी रोम है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर जो भी फुल फॉर्म दिए गए हैं ये आप लोगों को याद रख लेने हैं। तो यहाँ पर जो भी फुल फॉर्म दिए गए हैं ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखने हैं, क्योंकि ये फुल फॉर्म CCC एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर इसके बाद है नेक्स्ट कैश मेमोरी। जो कैश मेमोरी होती है, कैश मेमोरी एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड तथा परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी में उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता जिसका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैश मेमोरी में ही ढूंढता है, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है यह सीपीयू के बिल्कुल नज़दीक होती है। इसीलिए कैश मेमोरी की स्पीड सबसे फास्ट होती है और इसमें जो सीपीयू के लिए ज़्यादातर यूजफुल डाटा होता है, यानी कि प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा ज़्यादातर यूज किया जाता है उस डाटा को कैश मेमोरी में ही रखता है और सीपीयू सबसे पहले उस डाटा को कैश मेमोरी में ही ढूंढेगा। लेकिन जो कैश मेमोरी होती है 3 प्रकार की होती है, L1, L2, L3। तो L1 कैश जो होती है एक छोटी मेमोरी होती है जिसका आकार 2 KB से 64 KB तक होता है। फिर इसके बाद हमारी L2 कैश है। L2 का मतलब होता है लेबल 2, L1 का मतलब लेबल 1। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि L2 कैश जो होता है इसका साइज हमारा L1 कैश से थोड़ा बड़ा होता है और इसकी स्पीड L1 कैश से थोड़ा कम होती है। यानी कि साइज तो इसका बड़ा होता है लेकिन इसकी स्पीड जो होती है L1 से कम होती है। इसका आकार 256 KB से लेके 512 KB के बीच होता है जो L2 कैश होती है। फिर L3 कैश हो गया। तो जो L3 कैश होता है, L3 का जो आकार है ये हमारा 1 MB से लेके 8 MB तक होता है। फिर यहाँ पर कैश मेमोरी की विशेषताएं बताई गई हैं। कैश मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में सबसे अधिक फास्ट मेमोरी होती है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता, यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकती है क्योंकि कैश मेमोरी का साइज ज़्यादा नहीं होता। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग यहाँ पर कैश मेमोरी के बारे में समझ गए होंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक मेमोरी। तो इनके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती हैं, पेन ड्राइव, DVD, CD होती हैं, ये सभी हमारी सेकेंडरी मेमोरी ही होती हैं और इसमें जो भी हम डाटा स्टोर करते हैं ये डाटा हमारा हमेशा के लिए ही स्टोर होता है। अगर लाइट चली जाए अचानक कोई दिक्कत नहीं, जो भी सेकेंडरी मेमोरी में डाटा होगा वो हमारा डाटा डिलीट नहीं होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि सेकेंडरी मेमोरी भी कंप्यूटर की एक मेमोरी है जिसे CPU के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती हैं, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जा सकता है क्योंकि जो सेकेंडरी मेमोरी हैं इनको हम कंप्यूटर में अलग से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों का मोबाइल फ़ोन होगा तो मोबाइल फ़ोन में क्या होता है, एक होती है हमारी इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी वही मेमोरी होती हैं जो हमारे मोबाइल के साथ में ही आती हैं। जैसे कि आपने एक मोबाइल लिया, उसमें रैम 4 GB है और 64 GB उसमें चिप है। जो 64 GB उसी के साथ आती है वही हमारी इंटरनल मेमोरी है। अब मान लीजिए 64 GB हमारी फुल हो गई और डाटा अभी भी हमको अपने मोबाइल में रखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मेमोरी का यूज करेंगे। जैसे कि मेमोरी कार्ड होता है, तो जिस तरीके से मेमोरी कार्ड है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी ही होती है, उसी तरीके से कंप्यूटर है। कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी को हम बाहर से ऐड कर सकते हैं और जितने भी साइज की आवश्यकता हो उतने साइज की हम सेकेंडरी मेमोरी अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है
कंप्यूटर में हम अलग से जोड़ सकते हैं। यह एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता है, चाहे हम 10 साल तक इसको रखें, चाहे हम 20 साल तक रखें। अगर सेकेंडरी मेमोरी ख़राब नहीं होगी तो हमारा डाटा उसमें बहुत सालों तक रखा रहता है। यानी कि अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो इसका डाटा डिलीट नहीं होता है। जो हमारा कंप्यूटर अगर शटडाउन हो जाए तो सेकेंडरी मेमोरी में जो भी डाटा होगा वो हमारा डिलीट नहीं होता है। इसका इस्तेमाल परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए करते हैं ताकि भविष्य में यूजर उस डाटा का उपयोग कर सकें। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी में डाटा हम ज़्यादा नहीं रख सकते, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में चाहे जितना डाटा हम चाहें इसमें रख सकते हैं। एवं डेटा को एक्सेस करने की गति प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। अब प्राइमरी मेमोरी में डाटा तो हम ज़्यादा नहीं रख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी डाटा को हम कम ही रख सकते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती हैं इसमें भारी मात्रा में डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरी मेमोरी की स्पीड फास्ट होती है और सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कम होती है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती हैं, और फिर नीचे यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के प्रकार के बारे में बताए गए हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, मैग्नेटिक टाइप, ये सारे हमारे क्या हैं, ये सारे हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ही होती हैं। और यहाँ पर हर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में बताया गया है। जैसे हार्ड डिस्क, यहाँ पर आप लोग जो इमेज देख पा रहे हैं हमारी हार्ड डिस्क होती है और ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो। पेन ड्राइव, ये हमारी पेन ड्राइव है और ये भी हमारी एक प्रकार की सेकेंडरी डिवाइस होती है। उसी तरीके से फ्लॉपी डिस्क हो गया और उसी तरीके से डीवीडी हो गया। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पर इसके बाद हमारा है मेमोरी यूनिट, यानी कि मेमोरी यूनिट क्या होती हैं। तो जिस तरीके से अगर कोई भी चीज़ हमको मापनी होती है हम किसी ना किसी चीज़ में मापते हैं। जैसा कि मान लीजिए अगर हमें पेट्रोल या फिर दूध को मापना होता है तो हम उसको लीटर में मापते हैं, या फिर अगर हमको चावल या गेहूं को मापना है तो उसको हम केजी में मापते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं उसको भी किसी ना किसी यूनिट में मापा जाता है। तो यहाँ पर दिया है, यूनिट का नाम दिया गया है और यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया गया है और यहाँ पर कैपेसिटी दिया गया, यानी कि क्षमता दी गई है। तो यहाँ पर सबसे जो छोटा होता है हमारा बिट होता है। बिट यानी कि मशीनी लैंग्वेज में यूज होती है। जो 0 और 1 ये हमारा बाइनरी लैंग्वेज होता है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। फिर यहाँ पर दिया है निब्बल। तो निब्बल जो है, निब्बल को हम शॉर्ट नेम में निब्बल के नाम से ही जानते हैं और एक निब्बल में हमारे 4 बिट्स होते हैं। यानी कि जो निब्बल होता है, अगर बात की जाए एक निब्बल बराबर कितना होता है 4 बिट्स। तो एक निब्बल का मतलब क्या हुआ 4 बिट्स। फिर इसके बाद क्या है बाइट। जो बाइट होता है, बाइट का शॉर्ट नेम बाइट ही होता है और एक बाइट में यानी कि एक बाइट बराबर हमारा क्या होता है 8 बिट्स होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है किलोबाइट। किलोबाइट को हम शॉर्ट में केबी के नाम से जानते हैं और एक केबी बराबर 1024 बाइट्स होते हैं। अगर आपके ट्रिपल से एग्जाम में आता है कि एक केबी का मतलब क्या हुआ, तो एक केबी का मतलब होता है 1024 बाइट्स। उसी तरीके से मेगाबाइट को शॉर्ट में एमबी के नाम से जानते हैं और एक एमबी बराबर 1024 केबी होता है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि यूनिट क्या होते हैं और आप लोग इसका यूज भी करते हो। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, तो मोबाइल फ़ोन में अगर 1024 MB है तो 1024 MB का मतलब होगा कि हमारे मोबाइल में अभी कितना डाटा है 1 GB डाटा है। तो 1 GB डाटा का मतलब हुआ 1024 MB। ठीक उसी तरीके से अगर हमारे मोबाइल में 1024 KB डाटा है, 1024 KB डाटा बचा हुआ है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे मोबाइल में 1 MB डाटा बचा हुआ है। तो वही चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और जो मेमोरी यूनिट है ये ट्रिपल सी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आ सकते हैं। और यहाँ पर चार्ट दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखना, यानी कि जो GB है, GB इसमें 2 बार दिया गया है। 1 GB यहाँ पर है और 1 GB यहाँ पर दिया गया है। तो 1 GB का मतलब गीगाबाइट होता है। 1 GB में 1024 MB होती हैं और 1 GB का मतलब हो गया जीपोबाइट। तो जीपोबाइट जो है ये भी एक प्रकार की यूनिट होती है और 1 GB में यानी कि 1 GB में 1024 BB होती हैं। BB का फुल फॉर्म यहाँ पर दिया है ब्रोनोबाइट। ब्रोनोबाइट BB का फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मेमोरी यूनिट दिया गया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इस मेमोरी यूनिट से आपके ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं,
हार्डवेयर क्या होते हैं, और उसके साथ साथ हमने मेमोरी के बारे में भी देखा कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, और अगले वीडियो में देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनका यूज कंप्यूटर में किस लिए करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।